Hello everyone, welcome to this channel and I'm your mentor Khanser। और मैं आप लोगों के लिए आज जो लेके आया हूँ वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट। ये सेंटेंसेस वैसे होते हैं जो कंडीशन पर बेस्ड होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरीके से ये सेंटेंसेस फॉर्म करता है थोड़ा देख लेते हैं, राइट। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस ये कैसे फॉर्म करता है और किस तरीके से इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा यहाँ पर हम डील करते हुए चलेंगे और आज आपका कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? यू बेटर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the basic concept of the conditional sentence so that it be convenient for you to understand that one and you can easily grab all the basic informations of conditional sentences, and after math you won't be able to feel any kind of the reluctancy or hesitations while solving the problem which are related to conditions. So guys, let's we move on and I'm gonna start over here. So conditional sentence, if I'm gonna write conditional sentence, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? तो कंडीशनल सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। चलिए, पहला जो कंडीशनल सेंटेंस का जो सेंटेंस होगा उसे हम कह सकते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज। और जो सेकंड होगा वो होगा आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सर ये क्या है? ओके, ये एक्चुअल में क्या है कि मैं एक कंडीशनल सेंटेंस पुट करता हूं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। ओके, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि चॉकलेट देने का काम तभी होगा जब आप मुझे 10 रुपए दोगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहला सेंटेंस में मैंने एक वर्ड जो यूज किया था जिससे स्टार्ट किया है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे, तो अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे और उसके बाद अगर मैं कुछ सेंटेंसेस ना बोलूं तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, मतलब इसका एक सेंस नहीं होगा। तो इफ यू गिव मी 10 rupees, then what will be the outcome of that? Means there must be a sentence which will help it out and it will then after it will give you the complete sense, right? तो एक जो होगा वो मेन क्लॉज होगा, एक होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो इसमें दो क्लॉज हो गए। सर कौन सा मेन और कौन सा सबऑर्डिनेट होगा, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। मेन क्लॉज वो होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होगा जो डिपेंडिंग होगा, जो डिपेंडेंट। मतलब क्या है? ये डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, या फिर ये सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि सब का मतलब है अधीन, अंडर, राइट ना, किसी के अंडर। जहां भी लगा देते सब वे मतलब एक रास्ता के अंदर, सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर के नीचे। मतलब क्या है कि वो किसी ना किसी के अधीन होगा, राइट, डिपेंड करेगा किसी पर। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया डिपेंडिंग क्लॉज। मतलब ये डिपेंड होगा। मतलब क्या कि उस वक्त तक अपना मीनिंग को, अपने सेंस को नहीं बता पाएगा जब तक उसके साथ एक मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है वो ना हो, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलता हूं आई विल गिव यू
गिव यू अ पेन। ओके फाइन, आई विल गिव यू अ पेन, दे दीजिए सर, कंप्लीट हो गया। ये तो सेंटेंस भी कंप्लीट है और उसका सेंस भी कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इफ यू विल गिव मी अ पेन, अगर तुम मुझे एक पेन दोगे, तो यहां पर जो एक वर्ड लगा इफ, ये एक कंडीशन को जनरेट करता है, एक कंडीशंस बताता है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वैसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो कंडीशंस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ, इसका मतलब अगर या यदि। अनटिल, जब तक नहीं। अनलेस, अगर नहीं। as soon as, जैसे ही। राइट, तो ये सारे जो है कंडीशंस को शो करने वाले वर्ड्स हैं। मतलब सर, मतलब ये कि अगर ये सारे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के पहले लग जाएंगे तो वो वैसे सेंटेंस होंगे जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेंगे। मतलब कि ये एक डिपेंडिंग क्लॉज हो जाएंगे, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएंगे, जो कि अपना सेंस उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक इसके आगे कोई सेंटेंस ना कहा गया। राइट, तो मतलब कहने का कि अगर हम इफ क्लॉज या फिर until, unless, as soon as, when, whenever, ये सारे वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आगे का जो क्लॉज होगा, जो आगे सेंटेंस आएंगे, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आएंगे, वो मेन क्लॉज आएंगे जो उसका आउटकम होगा। अगर मैंने शर्त रख दी कि अगर आप मुझे 10 रुपए दोगे, तो अगर और उसके बाद मैं चुप हो गया तो फिर ये सेंटेंस सेंस नहीं दे रहा है। सर, अगर आप मुझे 10 रुपए देंगे तो बेटा क्या होगा, बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ, उस वक्त तक पूछते रह जाएंगे जब तक वो आगे का सेंटेंस कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब कि वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। कौन सा होता है इनकम्प्लीट? तो अब आप कहेंगे वो सेंटेंस जो डिपेंडिंग होता है, जो डिपेंड। पहला तो क्वेश्चन क्लियर है कि कंडीशन सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंसेस होंगे, एक होगा मेन क्लॉज और दूसरा होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा ये आश्रित होगा आपके मेन क्लॉज पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि सर आपने जो मेन क्लॉज पहले लिखा है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बाद में, तो हम तो शर्त वाले सेंटेंस को दो तरीके से बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, या फिर मैं तुम्हें पेन दूंगा अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो। तो सर ये तो दो तरीके से बोलना है, तो क्या आपने मेन क्लॉज को जो पहले लिखा है और सबऑर्डिनेटेड क्लॉज को बाद में, क्या ये इंटरचेंज हो सकते हैं? डैम श्योर, एकदम हो सकते हैं। पहले सबऑर्डिनेट को लिख सकते हैं और उसके बाद में, या फिर पहले में और उसके बाद सबऑर्डिनेट हो सकता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि सर कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस तो आएंगे, लेकिन इनका प्लेस क्या होगा? तो ये प्लेस मेन क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज देन आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज देन आफ्टर मेन क्लॉज। राइट, तो जहां भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होगा ना, उसके पहले आप देखोगे कि ये सारे वर्ड्स लिखे रहेंगे। चाहे आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को बाद में लिख रहे हो तो भी इसकी स्टार्टिंग इफ अनटिल अनलेस से होगा, अगर पहले लिख रहे हो तो भी इसकी स्टार्टिंग इफ अनटिल अनलेस से होगा। तो पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो बस ये समझ लीजिए कि अगर आप मेन क्लॉज को पहले लिख रहे हो, मेन क्लॉज, तो इसमें बीच में इफ आ जाएगा, उसके बाद एक और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखा जाएगा। अगर आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिख रहे हो पहले, मतलब इफ यहां पे पहले लिख ले रहे हो और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख रहे हो, तो यहां पे एक कॉमा आएगा, देन आपको मेन क्लॉज लिखना होगा। राइट, मतलब क्या कि अगर हम मेन क्लॉज लिख रहे हैं और इसके बाद इफ क्लॉज लिख रहे हैं, क्या हम यहां पे कॉमा दे सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये पंक्चुएशन का भी आपका प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गया। राइट, तो तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने सीख ली। व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? तो कंडीशनल सेंटेंस has been derived from the
two different sentences. The first is main clauses, second is subordinate clauses. Can we interchange the clauses? Yes, we can do. या और आप subordinate को पहले लिख लो या main को बाद में लिख लो. अगर हम if से स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक कॉमा होगा, और अगर हम मेन क्लॉज को पहले लिख रहे हैं तो बीच में कॉमा की जगह ही if आ जाता है, जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. अब क्या है भाई, अब क्या समझे? अब समझते हैं कि सर ये तो सही है, टाइप्स कितने हैं सर? टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. तो टाइप्स जो है कंडीशनल सेंटेंस के, ये 3 टाइप्स मैंने बना रखा है, राइट. कहीं कहीं आपको 4 टाइप्स दिया रहेगा, वो एज पर जो टीचर्स का जो स्टाइल होता है पढ़ाने का वो हो सकता है, लेकिन हमारे ये 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस यहां पर मौजूद है. ठीक है. पहला टाइप वैसा टाइप होता है जो कि आप कह सकते हो, इसका मैंने नाम दे रखा है मैनुअल. और सेकंड का जो नाम है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ. और तीसरा जो है वो है आपको अनफुलफिल्ड डिजायर. तो गाइस यहां पर 3 टाइप के मैंने कंडीशनल सेंटेंस बना रखे हैं, राइट. ओके, टाइप्स तो समझ में आ गया. तो अब 1 बाय 1 इसको कर करके देख भी लेते हैं कि ये एक्चुअल में दिखता कैसा है, राइट गाइस. तो चलिए सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ मैनुअल कंडीशनल सेंटेंस. ये होता कैसा है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स हैं और ये कैसे कैसे फॉर्म करेगा. तो चलिए पहला हमारे पास है मैनुअल कंडीशनल सेंटेंस. इसका जो अब आप देख सकते हो कि पहले मैंने क्या बताया था कि मैनुअल में जो होगा वो एक तरफ आप लिख सकते हो. चलो हम लोग जो है एक काम करते हैं कि यहां पर जो पहला सेंटेंस होगा वो इफ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होगा. ओके डन. इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कंडीशनल में क्या बोलेंगे? CS का फुल फॉर्म क्या होगा? मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज? तो दैट वुड बी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. और यहां पे क्या होगा? मेन क्लॉज, राइट ना. तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग, तो बीच में क्या लगेगा? कॉमा. वेरी गुड. स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने फॉर्म कर लिया. अब आइए कि सर ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और मेन क्लॉज का भी स्ट्रक्चर क्या होगा. तो गाइज यहां पे आप देख सकते हो कि जो पहला हमने दे रखा है ये सिंपल प्रेजेंट है जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. और उसके बाद अगर जो मेन क्लॉज आ रहा है वो आपका होगा सिंपल फ्यूचर, राइट. मेन क्लॉज किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में होगा. मतलब क्या है? मतलब थोड़ा सा समझ ले कि अगर मैंने स्टार्ट किया इफ यू गिव मी मनी, उसके बाद कॉमा लेंगे, राइट. इफ यू गिव मी मनी. गाइस ये कौन सा टेंस है? तो आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप कह सकते हो या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो. तो इफ यू गिव मी मनी, इसके बाद कौन सा टेंस आएगा? तो मैं आपको पैसा दूंगा. तो कौन सा है? फ्यूचर है. आई विल गिव यू अ पेन, राइट गाइस. तो क्या लिख दिया? इफ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू अ पेन. सर हम लोग तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा. मतलब दोनों तरफ गागेगी. ये कहीं सुना था हम लोगों ने कि गागेगी के लिए हम लोग फ्यूचर का ही यूज करते हैं. तो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इफ यू गिव मी मनी, यहां पर आप विल क्यों नहीं लगा रहे हो? इफ यू विल गिव मी मनी, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा. गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिए. एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं बात करूं कि मैं ये पेन आपको दूंगा, कब? जब आप मुझे पैसे दोगे. तो जरा सोचिए कि अगर दोनों को ही हम फ्यूचर में रख देते हैं तो इससे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा काम पहले होना है और कौन सा बाद में. तो जरा देखिए कि कौन जो काम आपका पहले हो रहा है और जो काम बाद में हो रहा है, तो जो काम बाद में होगा वो पहले वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा? फ्यूचर होगा. तो एक काम करते हैं कि इसको हम प्रेजेंट सिनेरियो में रखते हैं
और बाद में होने वाली एक्टिविटी को फ्यूचर में ले जाते हैं, ताकि इससे भी ये पता चल सके कि इस काम को होने के बाद ही दूसरा वाला काम होगा। राइट, समझ रहे हैं कि मतलब कि अगर दोनों को फ्यूचर में बोल दिया, इफ यू विल गिव मी मनी आई विल गिव यू अ पेन, तो अगर दोनों विल में आ रहा है तो इससे पता नहीं होगा कि कौन सा पहले एक्टिविटी होगा, पैसा देने का काम पहले होगा कि पेन देने का काम पहले होगा। तो एक काम करते हैं कि एक को फ्यूचर में रखेंगे तो दूसरे को प्रेजेंट में रख करके ये वाला फ्यूचर समझ में आ जाएगा कि ये काम बाद में होगा। इसीलिए कहा यह जाता है कि इफ क्लॉज वाले सेंटेंसेस जो होंगे वो आपके प्रेजेंट में होंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली एक्टिविटी होगी और उसके बाद होने वाला जो एक्टिविटी होगा वो बाद में होगा। आई होप यू आर गेटिंग राइट। तो इसीलिए फर्स्ट वाले सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे एंड सेकेंड वाले को विल में लिखा जाएगा। राइट गाइस। अब इसी मैनुअल में आपको मैं यहां पे बता दूं कि जो पहला जो होगा ना, जो टेंस, वो आपको होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके बाद में आपको यहां पे विल होगा, मतलब फ्यूचर। इसी को हम दूसरे टेंस में भी लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस विल का हम लोग क्या करेंगे, वुड में चेंज करते हैं, वुड प्लस द फर्स्ट। और अगर तीसरा रखते हैं, ये होगा पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट परफेक्ट है तो फिर यहां पे हम लोग इस वुड को वुड हैव एंड देन द थर्ड फॉर्म, तो आपका थर्ड फॉर्म कर देंगे। राइट, तो मतलब मैनुअल में, मैनुअल कंडीशन में यही तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैरेलल में होते हैं। मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके साथ में विल, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके साथ में वुड हैव, आई मीन वुड, एंड पास्ट परफेक्ट है तो इसके साथ में वुड हैव को यूज किया जाएगा। राइट, तो ये पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पास्ट के साथ में वुड हैव को यूज कर दिया तो सेंस कुछ और ही हो जाए। ऐसा कैसे होता है? तो थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एंड देन वी विल जस्ट मूव फर्दर। तो आई एम गोना इरेज ऑल दी थिंग्स फ्रॉम हियर एंड आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स। इफ यू रेस्ट, देखो अगर तुम रेस्ट करते हो या करोगे, यू विल फील बेटर, मतलब कि रेस्ट के बाद वाली एक्टिविटी फील करने की हो। तो इधर है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर है आपको सिंपल फ्यूचर। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट, इधर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है एंड ये है आपका फ्यूचर। राइट, अगर हम ऐसे लिखते हैं इफ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, तो ये रेस्ट कब होगा और ये फील कब होगा, देयर विल बी लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक। तो इसका सही वर्जन क्या होगा, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज ट्रू। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू इवेंचुअली अचीव इट, इसमें भी क्या आ गया, ये प्रेजेंट प्रेजेंट आ गया। तो इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका आउटकम है। तो आउटकम के लिए क्या होना पड़ेगा, यू विल इवेंचुअली अचीव इट, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड इधर सिंपल फ्यूचर। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कि सर ये तो हो गया, एक आपने बता दिया, अगर ये सिंपल प्रेजेंट ना होके सिंपल पास्ट हो जाए तो उसका भी हमें एग्जाम्पल बता दीजिए। तो इधर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो भाई इधर हमारे विल के जगह पर सिंपली आप वुड को यूज करोगे एंड देन द फर्स्ट, जैसा कि अभी यहां पे आप देखो। सिंपल पास्ट टेंस गाइस, सिंपल पास्ट टेंस अगर यूज होता है इफ क्लाउज में एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, मोडाल्स का आपको कुड मतलब कैन का पास्ट, शैल का पास्ट, वुड का, विल का पास्ट एंड मे का पास्ट, ये आपको यूज हो जाएंगे वहां पर। तो कुड, शुड, वुड एंड माइट कहां पर, आपके मेन क्लाउज। इफ क्लाउज में नहीं, इफ क्लाउज में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि यहां पे दिया हुआ है इफ आई इनहेरिटेड, ये आपको V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, $1 billion आई वुड ट्रैवल टू द मून। अगर आपके पास में पहले से पैसे होते $1 billion तो आप क्या करते, आप ट्रैवल करते कहां पे, मून।
तो जरा ये सोचिए कि कैसे सेंटेंसेस फॉर्म कर रहा है। मैंने बोला कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपको पेन दूंगा, पहला वाला। अगर आप मुझे पैसे देते तो मैं आपको पेन देता, दूसरा वाला, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा क्या होगा, अगर आप मुझे पैसे दिए होते तो मैं आपको पेन दिया होता, जो अभी एक और आने वाला है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर दोगे तो ऐसा होगा। पास्ट इंडेफिनिट के साथ में क्या होगा, अगर देते तो ऐसा होता। और पास्ट परफेक्ट के क्या केस में क्या होगा, अगर दिए होते तो ऐसा हुआ होता। राइट ना। तो आप लोग यहां पर देखिए कि यहां पे हम लोग पास्ट को यूज कर रहे हैं। इफ आई ओन अ जू, अगर मेरा एक जू होता, आई माइट, मे का क्या, माइट, लेट पीपल इंटरैक्ट विद द एनिमल्स मोर, ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि क्या करता है, इंटरैक्ट कराता एनिमल्स से। राइट ना। अगर उसका खुद का एक जू होता, आई माइट लेट पीपल इंटरैक्ट विद द एनिमल्स मोर। तो यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि ये V2 है। तो इस साइड में या तो आप जो मोडाल्स है उसमें से आप वुड लगाओ, या माइट लगाओ, या शुड, या फिर कुड लगा सकते हो। ये लेकिन सारे कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, वुड, विल का पास्ट वुड, एंड मे का पास्ट माइट। अगर यहां पे दिया हुआ है इफ आई इनहेरिट, यहां पे ये क्या है, V1, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, $1 बिलियन, आई वुड ट्रैवल द मून, ये इनकरेक्ट। इसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम यहां से विल लगा दें, या फिर हम ये इसको ईडी कर दें, तब ये पैरेलल में आ जाए। राइट गाइस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, यहां पे हैड होगा, राइट, और V3 लगा हुआ होगा, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। किसमें होगा, इन द इफ क्लॉज। उसके बाद क्या होगा, द मॉडल्स ऑक्सिलरी लाइक वुड, कुड, शुड एक्सेट्रा, उसके साथ में हैव एंड द V3 पास्ट पार्टिसिपल इन द मेन क्लॉज। मतलब किए होते तो ऐसा हुआ होता। स्ट्रक्चर देख लो, इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, अगर तुम मुझे कहे होते कि तुम्हें जरूरत है एक राइड की, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, मतलब क्या है कि मैं पहले ही छोड़ दिया होता, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इफ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैंने घर साफ कर लिया होता, आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज, तो मैं मूवी के लिए चला गया होता। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आया है, कुड हैव प्लस V3, यहाँ भी क्या है, वुड हैव प्लस V3। राइट। तो आप पैरेलल में पे ध्यान देना कि अगर इधर हैड प्लस V3 आया है तो इधर आपको कुड, वुड, शुड और माइट हैव प्लस V3 आएगा। ये आपका पैरेलल। एक देख लेते हैं नेगेटिव कि क्या क्या गलती है। तो आपको दिया हुआ है इफ यू वुड हैव टोल्ड मी, देखिए इधर भी वुड दे दिया गया, जबकि इफ क्लॉज में तीन ही स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या पास्ट इंडेफिनिट, या पास्ट परफेक्ट। यहां पहले वाले इफ क्लॉज में कभी भी वुड, विल या वुड हैव का यूज नहीं होगा। तो यहां पे इफ यू क्या होगा, इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस वन। राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ, मतलब कि ये मैनुअल का तीनों पोर्शन जो था ये हम लोगों ने अभी खत्म कर दिया है। मैनुअल का तीनों कंडीशनल के में मैनुअल जो आते हैं वो खत्म हो गए हैं। मैनुअल का मतलब क्या सर, मैनुअल का मतलब कि वैसा चीज जो किसी इंसान के कंडीशन पर बेस्ड हो, वो नेचुरली नहीं बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात बोलता हूं कि अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियस ही बात है कि सबके पास एक ही आउटकम है कि वो पानी बनेगा। ठीक है, राइट। चाय नहीं बनेगा भाई, पानी बनेगा, पानी। पानी मांगा था, चाय नहीं। राइट। तो देखो पानी बनेगा इसका मतलब क्या है कि ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। राइट। ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ और बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो इसका आउटकम क्या होगा,
हो सकता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूं, हो सकता है पेन दूं, हो सकता है बुक्स दूं, या हो सकता है कि लेके भाग जाओ, राइट। तो ये 4 आउटकम्स नहीं, 1000 आउटकम्स हो सकते हैं यहाँ। तो जिसका आउटकम्स वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, तो ये हमारे मैनुअल्स में आएंगे। और जिसका वैरी नहीं करेगा, सब जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसको हम लोग इस कंडीशंस में बिल्कुल नहीं रखेंगे, मैनुअल में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा यूनिवर्सल ट्रुथ में, जो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, so that I'll just give you feedback, right? Next, हमारे पास आ गया सेकेंड वर्जन। व्हाट इज द सेकेंड गाइस? सेकेंड इज यूनिवर्सल ट्रुथ। सर, आपने यूनिवर्सल ट्रुथ में इफ क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया है और जो मेन क्लॉज है इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया है। आपने रिपीट कर दिया है। व्हाट द रीजन? कारण क्या है सर? वहां तो हमने देखा था कि प्रेजेंट के साथ में विल का यूज, पास्ट के साथ में वुड का, और पास्ट परफेक्ट के साथ में वुड हैव का यूज कर रहे थे। यहां पे प्रेजेंट में भी आपने प्रेजेंट दे दिया है। ऑब्वियस बात है गाइस, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैंने कहा कि अगर तुम पानी को गर्म करोगे या करते हो तो क्या बनेगा? बनेगा, जिसका नहीं सर, बनेगा नहीं, बनता है। भाप ही बनता है। अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? सर बनेगा नहीं, बनता है, पानी बनता है। आपको नहीं पता है क्या? अरे ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी ही बनता है और कोई आउटकम्स हो ही नहीं सकता। तो जिसका आउटकम्स नहीं हो सकता उसको यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग दोनों साइड में हम प्रेजेंट ही रखेंगे। और पता है यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट ही होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि कल सूरज पश्चिम में डूबेगा। सर आर यू क्रेजी? सूरज पश्चिम में डूबेगा नहीं, डूबता ही है। मतलब जो काम होता है, होता था और होता रहेगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप सुबह सवेरे उठते हो, हर दिन आप 7 बजे उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो, एकदम हैबिट बना लिया है, तो हैबिट भी तो आपका क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई कुछ भी हो जाए मेरे को ये छोड़ना ही नहीं है, राइट? वैसी हैबिट नहीं जो आपका फॉर द टाइम बीइंग हो, नो नॉट एट ऑल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट में हम लोग किन किन चीजों को लिखते हैं। प्रेजेंट में हम लिखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट में हम लिखते हैं हैबिट, प्रेजेंट में हम लिखते हैं कस्टम्स, मतलब जो प्रथा, जो रीति रिवाज। मतलब कि रक्षाबंधन में जो बहनें होती हैं वो भाइयों के कलाई में राखी बांधेंगी। नो सर, बांधती हैं, राइट? क्योंकि ये कस्टम है, ये प्रथा है, बना चला रहा है। तो ये कौन सी बातें होंगी जो प्रेजेंट में लिखाई जाएगी? तो भाई वैसी बातें जो होती थी, होती है और होती रहेगी। सर हमने तो बचपन में ता है, ती है, ते पढ़ा था। अरे तो बचपन से आप जवान हो गए हो यार, कुछ नया सीखो। नया क्या है? जो काम होता था, होता है और होता रहेगा, इसी को तो प्रेजेंट बोलते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि जो होता है सिर्फ, नो नो नो, ये फॉर द टाइम बीइंग, राइट? तो प्रेजेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? जो काम होता था। अब ये कैसे होगा कि होता है, होता था और होता रहेगा? इसको कैसे और डिफाइन कर सकते हैं? भाई यूनिवर्सल ट्रूथ बाइफरकेट कर लो, भाई हैबिट इसको भी अलग कर लो, भाई कस्टम इसको भी अलग कर लो। अगर आप बात करो कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है, तो अभी आने वाला जो है 15th of अगस्त, क्या बोलेंगे कि विल बी जो झंडा फहराया जाएगा वो गागेगी के सेंस में आएगा। मींस द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू दी जो आपका प्लेस है वहां पर अगर जाएंगे और जा करके वो झंडा फहराएंगे। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि एक्चुअली में ये सब टर्म्स यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे कि जो काम वैसा होता रहता है, अगर आपको लगता है कि ये आगे के भी महीने में होगा तो मतलब कि ये होगा, तो ये होगा नहीं, सेंस विल में नहीं जाएगा, विल फ्यूचर में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट सिनारियो है। मतलब हर मंथ अगर वो काम आप करते हो तो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एवरी संडे आप मॉस्क जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो,
तो ये आपके लिए आगे आने वाला जो संडे होगा ना, वो फ्यूचर नहीं होगा, वो प्रेजेंट ही होगा, राइट? तो वी कैन जस्ट से दैट एवरी मंडे वी गो टू चर्च, या वी एवरी मंडे, आई मीन वी गो एवरी मंडे, वी गो चर्च एवरी मंडे। तो आप वी विल नहीं लगा सकते हो। अगर वी विल लगाओगे तो वो ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि मतलब आप पहली बार ही जा रहे हो, राइट? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहां पर दिल्ली जाने का मतलब है कि अभी आपका वो कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ऐसा नहीं था कि पहले भी जाते रहे हो हर दिन। अगर आप हर जनवरी को दिल्ली जाते हो तो वहां पे अगले जनवरी के लिए यू विल नेवर यूज दैट आई गो दिल्ली इन जनवरी। नो, आई गो टू दिल्ली इन जनवरी। इससे क्या सेंस होगा कि आप हर जनवरी को जाते हो, राइट गाइस? तो आप जितने भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करो, उन सारी चीजों पे विचार करो, सोचो, एंड देन यू जस्ट फाइनलाइज दैट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट यहां पर भी दिया हुआ है और प्रेजेंट यहां पर भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड में प्रेजेंट ही होगा, सिंपल प्रेजेंट। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ। अरे बाबा, अगर ब्रश नहीं करते हो तो क्या होगा गाइस? ब्रश नहीं करते हो तो क्या होगा? यू गेट कैविटी, डेफिनेटली, राइट? अगर मैं बोलता हूं कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज, नो, डिमांड विल नॉट डिक्रीज, डिमांड will not decrease, demand decreases, getting? If the price of the commodity increases, demand decreases, right? यहाँ पे दोनों क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर अब वो डिमांड में हम नहीं चले जाएंगे कि हाँ डिमांड में सर कुछ एग्जम्पशंस भी है, आपको अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर आपको वैसे गुड्स हैं जो कि नेसेसिटी गुड्स आते हैं, किसी को हैबिट है, किसी को मतलब कि आदत लगी हुई है किसी चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, एक्सेप्शंस, हम लोग रूल्स नहीं जाते। तो बात करते हैं कि वैसा चीज जो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें दोनों साइड ही प्रेजेंट को ही यूज करेंगे। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटी, यू विल गेट कैविटी, ये रॉन्ग हो जाएगा। इफ व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ सफर्स, मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर स्मोक किया तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर सिगरेट पियोगे भाई तो हेल्थ सफर करेगा, लेकिन करेगा नहीं, करता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ विल सफर, ये इनकरेक्ट है। यू नो व्हाई? बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सिगरेट से हानिकारक जो चीजें हैं वो हेल्थ को सफर कराएंगी, राइट ना? तो आप इसको देख लेना एक बार, और जो आपके टेस्ट होंगे, जो अभी इस क्लास के इस लेक्चर्स के बाद जो टेस्ट्स हैं उसको भी आप लोग करना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, अनफुलफिल्ड डिजायर। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या अनफुलफिल्ड डिजायर में होता क्या है कि वैसी इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, काश मैं पक्षी होता। तो ये जो काश वर्ड आ रहा है ना, काश, तो इसके लिए हम लोग इफ लगाते हैं, इफ सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, राइट? या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इफ आई वर अ बर्ड, राइट? लेकिन इसके आगे में हम लोग नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, राइट? स्ट्रक्चर क्या होगा यहां पे लिख लेते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, राइट? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको वुड आएगा, राइट? सब्जेक्ट प्लस वुड। और अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, अगर इफ नहीं लगाना है तो क्या हो सकता है? अगर इफ नहीं लगाया, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं स्काई में उड़ता रहता। तो ये अनफुलफिल्ड डिजायर है, वैसी डिजायर जो पूरी नहीं हो सकती है। अब यहां पर हम विश करते हैं किसी और के लिए, तो आई विश यहां पे यूज करेंगे, क्या करेंगे? आई विश, सब्जेक्ट प्लस विश, इसका भी मतलब काशी होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यहां पे आई विश एंड देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन आफ्टर नाउन या राइट? इसमें भी आप वुड लगा सकते हो, या फिर दोनों में आप वुड हैव का भी यूज कर सकते हो।
वुड हैव का भी यूज कर सकते हो दोनों जगह पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं इफ आई वर, गाइस ये देख करके मत घबराना कि यहाँ पे वर का यूज किया गया है। वर सब्जेक्ट जो भी हो वर को ही यूज करेंगे क्योंकि ये कंडीशंस को बताने का काम करता है। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं काश मैं राजा होता तो आई वुड चेंज द सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कि आई विश आई वर अ किंग, आई वुड चेंज द सिस्टम। तो आप देख रहे हो कि वुड हैव भी आप यूज कर सकते हो। इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव चेंज द सिस्टम, राइट। आइए यहां पर देखते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस चीजों को देखने के बाद और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वर टू, जो वर हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें टू भी हम लोग लगा सकते हैं। कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल सिनेरियोज इन द प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट, सभी में हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि if I were to be sick, right, if I were to be sick I would miss another day of work, काश मैं अगर बीमार होता तो मैं दूसरे दिन भी काम के लिए मिस कर देता, राइट। और दिया हुआ इफ शी वर टू बी लेट अगेन शी वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव का यूज है, आप शुरू में वुड का यूज देख रहे हो तो इसमें दोनों चीज यूज किया जा सकता है ना। तो वुड हैव टू हैव अ कॉन्फ्रेंस विद द मैनेजर, तो यहाँ पे दो जो हैव लगा है, यहाँ पे हैव का मतलब ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है गाइस, इसको आप ऑक्सिलरी नहीं मानेंगे। शी वुड हैव टू हैव का मतलब लेना पाना रखना, ये सारा चीज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके लिए एक टेस्ट भी होगा कि इफ आई हैड अ कार, फाइन, इफ आई हैड अ कार, ऑप्शन ए, आई वुड टेल दैट, बी में आई वुड हैव told that, सी में I will tell that, डी में all of the above, all of the above and none of the above. Now guys tell me, so if I had a car I would sell that, yeah I would have sold that, yeah I will sell that, yeah all of the above, yeah none of them. तो आप स्ट्रक्चर पे जाओगे उसको देखोगे और आप पाओगे कि सर ने जहां पे हैड लगाया था इसको तो पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, और पास्ट परफेक्ट में जो दूसरा वाला जो पेयरिंग था ये वुड हैव का होगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत है क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये जो हैव आया है ना ये V2 की तरह आया है, ये दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव, ये हैव का सेकेंड फॉर्म है। ये देखो कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वुड लगता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन वुड बी द राइट वन। इफ आई हैड अ कार, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है। इफ आई हैड गिवन यू मनी ऐसा कुछ नहीं है। इफ आई हैड अ कार, तो ये हैड का मतलब कीप, यहाँ पे अगर हम केप्ट रखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। इफ आई केप्ट अ कार, तो यहाँ पे आप समझ जाते हैं कि अरे ये तो वुड वाला सेंटेंस है, राइट, मैनुअल से हो जाएगा। तो गाइस इस चीजों को भी आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। अगर आपके पास में कोई क्वेरी है प्लीज आस्क मी, प्लीज कमेंट एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू फीडबैक। और आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कमेंट कीजिए, बताइए कि और कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों को अपलोड करना चाहिए। और भी बड़े मज़ेदार 2 वीडियोस मैं इसके बेसिस पे बनाने जा रहा हूँ जो कि आपका कंडीशनल सेंटेंस से रिलेट करेगा और उसमें क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून, बने रहिए और भी
आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, कमेंट के ही अकॉर्डिंग सारा चीज हो सकता है। एंड दूसरा चीज ये है कि आप प्लीज इसको शेयर भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश भी कीजिए। राइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।